मेरे भाई भाभी को 7 साल से बच्चा नहीं हो रहा था। मेरा तलाक हो जाने के कारण मैं अपने मायके में ही रह रही थी। अचानक मेरे भाई की मुझ पर ऐसी नज़र पड़ी कि उसने मुझे भाभी की जगह लाकर एक नहीं बल्कि कई रातों भाभी समझकर मेरे साथ। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम नंदिनी है और मैं तलाकशुदा हूँ। 1 साल पहले मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन मेरी शादी 1 साल भी नहीं टिक पाई। मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा मेरा भाई इस तरह उठाएगा, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। अब मैं अपने मायके में रह रही थी। मायके में एक दिन मेरे लिए भारी हो गया था, क्योंकि माँ, पिताजी और भाई का मुझे ताना मारना दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहा था। उन्हें लगता था कि मैं ऐसे घर पर पड़ी रहूंगी तो भैया का दूसरा विवाह नहीं हो पाएगा। वे मुझे लगातार कहीं और चले जाने के लिए कहते रहते थे। मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं उनकी बातें सुनती रहती थी, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से लव मैरिज की थी और वह 1 साल भी नहीं टिक पाई थी। एक दिन मुझे मेरे चचेरे भाई तन्मय का फोन आया। तन्मय ने मुझे अपने घर बुलाया। उसे भी पता था कि उसके माता पिता का स्वभाव कितना क्रूर है। उसने कही, दीदी आप हमारे घर आ जाओ, यहाँ आपको सुकून मिलेगा। मैंने अपनी शादीशुदा जीवन बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मेरा पति कान का कच्चा था। उसके घरवाले ने उसके मन में मेरे बारे में गलत बातें भर दी थी। उन बातों को सुनकर उसने मुझे तलाक दे दिया। मेरी शादी 26 साल की उम्र में हो गई थी और 27 साल की उम्र में तलाक भी हो गया था। खैर, मैं उन सब बातों को बार-बार याद नहीं करना चाहती थी, इसलिए जब तन्मय ने मुझे फ़ोन करके अपने घर बुलाया, तो उस रात मैंने निर्णय लिया कि मैं अब और अपने मायके में नहीं रहूँगी। इसलिए मैंने अपना सामान समेटा और तुरंत बस में बैठकर उसके घर जाने के लिए निकल पड़ी। वैसे भी माँ-बाप मुझे घर में नहीं चाहते थे, इसलिए कुछ दिन में मेरा मूड बदल जाएगा, यही सोचकर मैं तन्मय के घर चली गई। तन्मय की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी का नाम प्राची था। पहले 7 साल से वह दोनों पति-पत्नी शहर में रह रहे थे। उनका सुखी संसार था, लेकिन शादी के 7 साल बाद भी उनके बच्चे नहीं हुए थे, जिसके साथ मैं बचपन में खेली थी, जिसे मैं भैया कहकर पुकारती थी। उसके साथ एक रात ऐसी भी आने वाली थी कि मैं उसके साथ उसके बिस्तर पर होने वाली थी। यह विचार मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। तन्मय और उसकी पत्नी ने मेरा स्वागत बहुत खुशी से किया था। जैसे तिरस्कार मुझे अपने सगे घर वालों से मिला था, वह तिरस्कार मुझे तन्मय के घर पर बिल्कुल नहीं मिल रहा था। वहाँ तो भाभी मेरा बहुत खातिरदारी करती थी। मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं, वह देख सुन रही थी। उस खुशहाल माहौल में रहना मुझे भी अच्छा लग रहा था। देखते-देखते तन्मय के घर आए हुए 5 दिन हो गए थे। इन 5 दिनों में मैंने उन दोनों पति-पत्नी के बीच एक बार भी झगड़ा होते नहीं देखा था। लेकिन अब मेरी वजह से उनके घर में झगड़ा ना हो, इसलिए मैंने तन्मय से कहा कि अब मुझे अपने घर के लिए निकलना चाहिए। शायद आप लोगों को भी मेरी वजह से समय नहीं मिल पा रहा होगा। इस पर तन्मय ने कहा, अब समय मिलने की क्या बात है, हमारी शादी को अब 7 साल हो गए हैं। तन्मय ने मुझसे कुछ और दिन पहले घर रोकने का आग्रह किया, तो मैं उसके आग्रह को इनकार नहीं कर पाई। उस दिन रात को अचानक मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी। मेरा कमरा तन्मय के कमरे के बगल में ही था। जैसे ही मैं कमरे से बाहर आई, मुझे तन्मय भैया के कमरे में से आवाज़ें आने लगी। वे अजीब-सी आवाज़ें शायद भाभी की ही थीं। रात के समय भाभी की ऐसी आवाज़ें क्यों आ रही थीं, यह मैं भली-भाँति समझ रही थी, क्योंकि एक समय मेरा भी विवाह हुआ था। वे आवाज़ें सुनकर अचानक मुझे अपने पति की याद आने लगी थी। मेरे मन में अनचाहे भावनाएँ पैदा होने लगे थे। तभी मैं अपने कमरे में गई और कानों में रुई के फोहे डालकर सो गई, ताकि मुझे वह आवाज़ें सुनाई न दें और मेरी आँखों के सामने अनचाहे दृश्य न आए। अगले दिन भैया के घर भाभी की मामी आई हुई थी। भाभी की मामी ने बातों-बातों में कहा, प्राची तुम हमें दादी कब बनाओगी? तुम्हारी गुड न्यूज़ कब सुनने को मिलेगी? उसकी मामी के सवाल सुनकर प्राची का चेहरा उतर गया था। तब तन्मय भैया ने कहा, हमारी फैमिली प्लानिंग है, लेकिन अभी हमने उस बारे में सोचा नहीं है। जैसे ही प्राची भाभी की मामी वहां से चली गई, प्राची मुंह लटकाकर अपने कमरे में चली गई। प्राची को उसकी मामी
ये सवाल का इतना बुरा क्यों लगा, ये मुझे समझ में नहीं आया। प्राची मुझे बहुत उदास दिख रही थी, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे उसके कमरे में गई। वहां मैंने उसे रोते हुए देखा। प्राची को रोते देखकर मैं बोली, प्राची क्या तुम अपनी मामी के सवालों की वजह से रो रही हो? इसमें रोने की क्या बात है? तब मैंने उन्हें बता दिया कि तुम्हारा फैमिली प्लानिंग है और आप लोग उसी के अनुसार चल रहे हो। इससे बुरा मानने और रोने की क्या बात? अब तुम शहर में रहती हो तो तुम्हारे विचार भी उच्च होंगे। शहर में रहने वाले लोग हर चीज सोच समझ कर करते हैं और अचानक बच्चे को जन्म देना इतना आसान नहीं है। खर्चे भी बहुत बढ़ गए हैं। मैं बोल ही रही थी कि प्राची अचानक मेरे कंधे पर सिर रखकर और जोर जोर से रोने लगी। फिर मैंने उसके आंसू पोंछे और उसे भरोसा दिलाते हुए पूछा, प्राची भाभी मुझे आपके रोने की वजह कुछ और लग रही है। जो भी हो आप मुझे बताओ। आप मुझे अपनी सहेली समझकर सब कुछ बता सकती हो। तब प्राची बोली, नंदिनी अब जब तुमने मुझसे दोस्ती के नाते सवाल किया है तो मैं तुम्हें सच्चा जवाब दूंगी, लेकिन मैंने सुनकर तुम नंदिनी की तरह नहीं बल्कि सहेली की तरह समझोगी, यह वादा करो। मैंने प्राची से वादा किया कि मैं उसे सहेली की तरह समझूंगी। तब प्राची बोलने लगी, हमारा कोई फैमिली प्लानिंग नहीं है। सच तो यह है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मुझ में एक ऐसी कोई कमी है कि मैं माँ बनने लायक ही नहीं हूँ। मैंने प्राची को समझाया, इसमें इतना तनाव लेने की क्या जरूरत है? तुम बिल्कुल भी तनाव मत लो, भगवान की मर्जी होगी तो सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हें माता पिता बनने का सुख चाहिए तो तुम अनाथ आश्रम से कोई बच्चा भी गोद ले सकती हो। इससे तुम्हें भी ममता मिल जाएगी और उस बच्चे को भी एक अच्छा जीवन। इस पर प्राची ने कहा, अगर हमें बच्चा गोद लेना होता तो हम कब का ले चुके होते, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तन्मय और मुझे अकेला हमारा बच्चा ही चाहिए। मुझ में जो कमी है अगर समाज में पता चल गया तो मेरी बहुत बदनामी होगी और यही हमें नहीं चाहिए। प्राची का जवाब सुनकर मैंने उससे इतना ही कहा कि तुम अपनी कोशिश मत छोड़ना, एक ना एक दिन तुम जरूर माँ बनोगी। उस दिन शाम को भैया अपने प्राची भाभी मुझे अपने साथ एक पार्टी में ले जाने की जिद करने लगे। वह पार्टी भैया के ऑफिस के एक दोस्त की थी। मैं उनके साथ जाने से मना कर रही थी, लेकिन प्राची भाभी का कहना था कि हम बाहर जा रहे हैं और तुम घर में अकेली रहोगी और मैं ऐसा नहीं चाहती कि मेरी प्यारी ननद घर में अकेली रहे। प्राची भाभी ने मुझसे इतना आग्रह किया कि मुझे तैयार होकर उनके साथ जाना ही पड़ा। जब मैं तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आई तो पहले भैया ने मेरी तारीफ की। भैया बोले, नंदिनी तुम बहुत सुंदर लग रही हो। कई दिनों के बाद मैं इस तरह से तैयार हुई थी। भैया के बाद प्राची ने भी मेरी तारीफ की। थोड़ी ही देर में हम उस पार्टी में पहुंच गए। पार्टी में पहुंचने के बाद भैया को जानने वाले कोई ना कोई आकर प्राची भाभी से यही सवाल कर रहे थे कि आप गुड न्यूज कब दे रहे हैं। प्राची भाभी हर किसी के सवाल पर चुपचाप सिर हिला रही थी। जब मैं पार्टी से घर आई तो अपने कमरे में चली गई। कपड़े बदलकर मैं पानी पीने के लिए रसोई में जाने लगी। तभी भैया और भाभी के कमरे से उनके झगड़े की आवाजें आने लगी। प्राची भाभी भैया से कह रही थी कि बच्चे होने के इलाज से मैं तंग आ चुकी हूँ। ऊपर से लोगों के सवाल, इतना कहकर प्राची भाभी रोने लगी। दोपहर में ही मैंने प्राची को इस बारे में समझाया था। अब बार बार उन्हीं बातों को दोहराना मुझे भी सही नहीं लगा, इसलिए मैं वहां से चली गई और रसोई में जाकर पानी लेकर सीधे अपने कमरे में चली आई। कमरे में आकर मैं किताब पढ़ने बैठ गई थी। तभी प्राची भाभी मेरे कमरे में आई। वह मुझे थोड़ा अजीब नजरों से देख रही थी। मैंने उनसे कहा, प्राची भाभी अगर आप कुछ कहना चाहती हो तो यहाँ आकर बैठे। वैसे भी मैं अभी 1 घंटे तक सोने वाली नहीं हूँ। मैं आपसे बातें करने के लिए तैयार हूँ। फिर वह मेरे पास आकर बैठ गई। हमें पार्टी से घर आए 2 घंटे हो गया था, लेकिन प्राची ने अभी तक अपने कपड़े नहीं बदले थे। प्राची मेरा हाथ पकड़कर बोली, मुझे इतने प्यार से प्राची कह रही थी कि आज दोपहर तूने मेरे साथ एक नई दोस्ती का रिश्ता जोड़ा है। उस दोस्ती के लिए तुम मेरे लिए एक काम करोगी? मैं सहज से हाँ बोली, जिस पर वह बोली, अभी ठीक से सोच लो और मुझसे वादा करो कि तुम मुझे मना नहीं करोगी। वह मुझसे क्या मांगने वाली थी यह तो मुझे भी पता नहीं था। मुझे लगा वह मुझे शॉपिंग पर चलने के लिए कहेगी या फिर अपने कुछ मुद्दे मुझसे शेयर करेगी।
यही सोचकर मैंने तुरंत प्राची से वादा कर लिया। मैंने कहा, तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। तब प्राची बोली, नंदिनी मुझे माँ बनना है। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी और बोली, हाँ तुम एक ना एक दिन जरूर माँ बनोगी। मुझे पहले से ही पता था कि प्राची इस टॉपिक पर मुझसे चर्चा करने वाली है। मैं आगे कुछ बोलती तभी प्राची ने कहा, नंदिनी पहले मेरी पूरी बात सुन लो। माँ बनना है लेकिन तुम्हारे माध्यम से। मैं तुरंत प्राची से बोली, मेरे माध्यम से इसका क्या मतलब? मैंने उसे उल्टा सवाल किया, जिस पर वह बोली, अब तूने मुझे वादा किया है कि तुम मुझे मना नहीं कर सकती। फिर प्राची कहने लगी, नंदिनी पिछले 7 सालों से मैं माँ बनने के लिए तड़प रही हूँ। अब तक हमने अस्पताल में लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं। न जाने कितने इंजेक्शन और दवाइयाँ मैंने ली हैं, लेकिन मुझे किसी का कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी इच्छा है कि मेरी और तन्मय का बच्चा तेरे पेट में पल जाए। तन्मय और तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में। मैंने पूछा, कैसे? तो मेरी बात सुनकर वह बोली, इसका मतलब यह है कि जब तक तुम गर्भवती नहीं हो जाती तब तक तुम कुछ रातें तन्मय के साथ बिताओगी। प्राची की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसके साथ मैं बचपन में खेली थी, उसे कल तक मैं भैया कहकर पुकारती थी, आज उसकी पत्नी मुझे उसके साथ रातें बिताने के लिए कह रही थी। मैंने प्राची से कहा, तुम होश में तो हो? तुझे समझ में आ रहा है कि क्या बोल रही है? इस पर वह बोली, हाँ मैंने यह सब सोच समझकर ही कहा है। तुम्हें यह काम मुफ्त में नहीं करना होगा। उस दिन प्राची भाभी ने मुझसे कहा, तन्मय और मैं तुम्हें 30 लाख रुपए देंगे और एक घर भी दिलवाएंगे। हमें पता है कि तुम्हारे मम्मी पापा और तुम्हारे भाई तुम्हें किस तरह परेशान करते हैं। भाभी की इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मुझे अपना खुद का ब्यूटी पार्लर खोलना था ताकि मैं खुद कमा सकूं और अपना जीवन खुशी से जी सकूं। मैं ज्यादा दिन अपने माता पिता के सहारे नहीं रह सकती थी। मैंने उसके पास से 10,000 रुपए लेकर एक छोटा सा पार्लर कोच करी थी, लेकिन बड़े पार्लर के लिए प्रोफेशनल कोर्स करना जरूरी था। इन 30 लाख रुपए से मैं एक अच्छा और महंगा प्रोफेशनल कोर्स कर सकती थी। इतना ही नहीं, मैं अपना बड़ा पार्लर भी खोल सकती थी, जिससे मेरी अच्छी कमाई शुरू हो जाती। आखिरकार मैं भाभी की दी हुई पेशकश को मना नहीं कर पाई और उनके बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो गई। लेकिन मैंने भाभी से पूछा, क्या इन सभी चीजों के बारे में भैया को भी पता है? तब भाभी ने कहा, तुम्हारे भैया भी इसके लिए तैयार हैं। और हाँ, आज के बाद उसे भैया मत कहना, उन्हें तन्मय कहकर बुलाना। फिर वह मुझे भैया के कमरे में ले गई। मुझे देखकर भैया खड़े हो गए। भाभी ने उसे देखकर हाँ में सिर हिलाया। फिर भैया ने मुझसे पूछा, नंदिनी क्या तुम सच में तैयार हो? मैंने जवाब दिया, हाँ भाई। तभी भाभी ने तुरंत कहा, अब भाई नहीं केवल तन्मय बोलो। भाभी और भाई को उनका बच्चा चाहिए था। भाभी ने माँ बनने के लिए इतना बड़ा त्याग करने के लिए तैयार थी। मेरी उम्र अभी 27 साल हो चुकी थी और मुझे पता नहीं था कि मैं आगे शादी करूंगी या नहीं। अगर मैं किसी की मदद कर सकती थी तो मुझे इससे इनकार क्यों करना चाहिए? वैसे भी तन्मय मेरा फुफेरा भाई था और वह मुझसे बड़ा था, इसलिए हमारी शादी नहीं हो सकती थी। बचपन से हमारा सिर्फ भाई बहन का रिश्ता था, लेकिन मैंने सब भूलने का फैसला किया। मुझे अपने काम का पैसा और मेरा हक का घर मिलने वाला था, जिससे भविष्य में मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं थी। मैं पक्का इरादा कर ली थी कि मैं अपने माता पिता के पास नहीं रहूंगी। कुछ ही महीनों में मेरे माता पिता ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। मैं अपने विचारों में खोई हुई थी। तभी अचानक भाभी की आवाज सुनाई दी। उन्होंने कहा, अभी हम बाहर पार्टी से आए हैं, तुम भी थकी होगी, इसलिए आज आराम कर लो। हमने जो कुछ भी तय किया है उसकी शुरुआत कल से होगी। मैंने हाँ में सिर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। समय जल्दी बीत गया और अगला दिन आ गया। रात में खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। कुछ ही देर में भाभी मेरे कमरे में आ गई। उनके हाथ में एक नाइट गाउन था। भाभी ने मुझे जो नाइट गाउन पहनने के लिए दिया था वह काफी बोल्ड था। भाभी ने कहा, तन्मय मेरे सिवा किसी और लड़की की तरफ नहीं देखता है, लेकिन अब वह जो भी कुछ करेगा वह हमारी दोनों की सहमति से ही करेगा। मुझे पता है कि वह तुम्हारे पास आने में कितना हिचकिचाएगा। तुम्हें इस बोल्ड नाइट गाउन में देखकर उसकी झिझक दूर हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें ये कपड़े दे रही हूँ। तुम्हें इन कपड़ों में देखकर वह तुम्हारी तरफ आकर्षित होगा
भाभी के कहे अनुसार मैंने वह नाइट गाउन पहन लिया। उनके कमरे में जाने से पहले भाभी ने कहा, याद रखना यह सिर्फ एक डील है, इस डील के अलावा कोई और विचार मन में मत लाना। उस वक्त मैं केवल अपने भविष्य के बारे में सोचकर तन्मय के पास जा रही थी। मैंने हाँ में सिर हिलाया और भाभी के साथ उनके कमरे में चली गई। तन्मय अपने कमरे में कहीं नहीं दिख रहा था, वह हॉल में भी नहीं था। भाभी ने उसे उसके कमरे में आवाज लगाई, तब वह बाथरूम में था। फिर भाभी ने कहा, नंदिनी कमरे में आ गई है। इस पर तन्मय ने कहा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, लेकिन जब तक मैं बाहर आऊं कमरे की लाइट बंद कर देना। भाभी को उसकी बात समझ आ गई थी। शायद वह सामने आने में झिझक रहा था। भाभी कमरे से बाहर चली गई और मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी। फिर मैं जाकर बिस्तर पर बैठ गई। तब वह बाथरूम से बाहर आया और मेरे पास आकर बैठ गया। उस वक्त मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था और ना ही तन्मय कुछ बोल रहा था। फिर उसने अचानक मेरे गले में हाथ डाला और उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मुझे वह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन तब मैंने यह बात ध्यान में रखी कि यह सिर्फ एक डील है। अगर मुझे अपना भविष्य सुखमय बनाना है तो ये चीजें मुझे करनी ही होगी और यह दर्द झेलना ही पड़ेगा। वैसे भी मैं तो एक जोड़े को माता पिता बनने का सुख तो दे ही रही थी। जैसे मैं यह रात तन्मय के साथ बिताई थी, वैसे ही जब तक मुझे गर्भावस्था के लक्षण महसूस नहीं हुए तब तक मैं हर रात ही तन्मय के साथ बिताने लगी थी। अब तो मैं खुद ही कमरे में अंधेरा कर देती थी, क्योंकि तन्मय को भी यही चाहिए था। देखते ही देखते पूरे 1 महीने बाद मुझे गर्भावस्था के लक्षण महसूस होने लगे। मुझे तीखा खाने और चक्कर आने लगे थे। तन्मय का एक मित्र डॉक्टर था। तन्मय मुझे चेकअप के लिए अपने दोस्त के अस्पताल में ले गया। डॉक्टर ने मुझे गर्भवती होने की खुशखबरी सुनाई, जिससे तन्मय और प्राची भाभी के चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही थी। मैं भी उनकी खुशी में शामिल थी। अब भाभी और तन्मय पहले से ज्यादा मेरी देखभाल करने लगे थे। तन्मय की मेरे प्रति चिंता बहुत बढ़ गई थी। उसने सभी रिश्तेदारों को बताया कि भाभी गर्भवती है। उन पर जो बड़ा धब्बा था वह जल्द ही मिटने वाला था। वे भले ही अपनी पत्नी के बच्चे होने का बहाना बना रहे थे, लेकिन गांव में कुछ महिलाएं भाभी को बांझ कहने लगी थी। जल्द ही मैंने उनके हाथ में उनका बच्चा देकर उन्हें इन तानों से मुक्ति दिलाने वाली थी। शहर में उनके घर ज्यादा रिश्तेदार नहीं आते थे। जो भी आता तन्मय उसे फोन पर ही टाल देता। अब तो तन्मय ऑफिस जाते समय घर को बाहर से लॉक कर देता था, ताकि कोई घर पर आ भी जाए तो ताला देखकर वापस लौट जाए। ऐसा करने से मैं किसी के सामने नहीं आ सकती थी और भाभी का पेट दिखने का सवाल ही नहीं उठता था, जिससे उन्हें किसी के सवाल का सामना नहीं करना पड़ता था। कभी कभी भाभी बाहर कुछ खरीदने जाती थी, इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन नकली पेट मंगवाया था, जिसे बाहर जाते समय वे अपने पेट पर लगा लेती थीं, जिससे वे गर्भवती दिखती थीं। भाभी ने आगे की तैयारी पहले से ही कर रखी थी। मैंने अपने माता पिता से कहा था कि मैं शहर में नौकरी कर रही हूँ। मेरा उनके घर वापस जाना उचित नहीं था और वह बात मुझे पहले ही समझ आ गई थी। पहले 4 महीने डॉक्टर ने बहुत ध्यान रखने की सलाह दी थी। धीरे धीरे 5वां महीना भी बीत गया। अभी 6ठा महीना शुरू हो गया। अब मेरा पेट दिखने लगा था। जब से मैं गर्भवती हुई थी तब से भाभी ने मुझे अपना कमरा रहने के लिए दिया था, क्योंकि उसमें एसी लगा था। वे मुझे हर तरह की सुविधाएं दे रही थीं। अचानक मुझे रात को ऐसा महसूस होने लगा कि कोई बार बार मेरे पास आ रहा है। एक रात मैं देखी कि तन्मय मेरे पेट के पास बैठा हुआ था। वह मेरे पेट पर हाथ फेर रहा था। वह एक पिता था जो अपने बच्चे को महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। गर्भावस्था की वजह से कभी कभी रात को मुझे नींद नहीं आती थी और अचानक ही कमरे की छोटी लाइट भी बंद हो जाती थी। तब मुझे किसी के मेरे पास आने का एहसास होता था। मेरे पास आने वाला कोई और नहीं बल्कि तन्मय था। उस घर में पुरुष वह अकेला ही था। वह मेरे पेट पर हाथ फेरते फेरते अचानक ही मेरे बहुत करीब आ जाता और मेरे साथ ऊपर नीचे हरकतें करने की कोशिश करता। एक रात उसने मेरे साथ अनुचित हरकत करने की कोशिश की। मैंने उसके बारे में भाभी को बताया तो वह कहने लगी, तुम कुछ भी बकवास मत करो, तन्मय रोज मेरे पास ही सोते हैं। उसे मुझसे ज्यादा
हमारे बच्चे की परवाह है। अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो तुम मेरे सामने खड़े होकर इतनी बातें नहीं कर रही होती। भाभी को मेरी बात झूठी लग रही थी, लेकिन अब तन्मय रोज मेरे पास आने लगा था तो भाभी ने मुझे समझाया था कि यह सिर्फ हमारी डील है, लेकिन वह अपने पति को यह समझाना भूल गई थी कि क्या तन्मय मुझसे प्यार करने लगा था। भले ही वह मुझसे प्यार करने लगा हो, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती थी। एक रात तन्मय फिर मेरे कमरे में आया। उस समय कमरे में पूरी तरह अंधेरा था। वह मेरे पास आकर मेरे शरीर पर हाथ रखने लगा। मैं बार-बार उसे अपने से दूर कर रही थी, क्योंकि मेरा भारी पेट संभल नहीं रहा था और उसी में तन्मय की हरकतें शुरू हो गई थीं। मेरे मन में अलग-अलग विचार आ रहे थे। मैं बार-बार उसे कह रही थी, "तुम यह क्या कर रहे हो?" लेकिन वह बिना कुछ बोले अपनी हरकतें जारी रखे हुए था। उसने मेरे शरीर पर हाथ फेरते-फेरते मेरी छाती दबाने लगा और नीचे हरकतें शुरू कर दिया। फिर मेरे साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगा। मैं उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं उसे रोक ना पाई। फिर वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और फिर जो उसे करना था वह करने लगा। मैं इस रात से बहुत डरी हुई थी, जिसकी वजह से मेरे मुँह से आवाज़ें नहीं निकल पा रही थीं, इसलिए मैं चुपचाप बिस्तर पर पड़ी रही। जब उसका मन भर गया तब वह चला गया। ऐसी घटनाएं बार-बार होने के कारण मेरा दर्द और बढ़ता गया। मैं इस स्थिति में कैसे बाहर निकलूं, यह सोचकर मेरा मन बहुत बेचैन था। मेरे भाई ने मेरे साथ जो किया वह न सिर्फ गलत था, बल्कि वह मेरे लिए एक बहुत बड़ी पीड़ा भी बन गया था। अगले दिन सुबह जब भाभी मेरे कमरे में आई तो सुबह के 9 बज चुके थे। मुझे अपने बिस्तर से भी उठना मुश्किल हो रहा था। भाभी ने मेरी हालत देखी, तब उन्होंने मेरे पास आकर मुझे बिस्तर से उठाने में मदद की। उस समय मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरा बिस्तर खराब हो चुका था। भाभी भी यह देखकर बहुत डर गई थी। वह तुरंत मुझे अस्पताल ले गई, जहाँ मेरा इलाज शुरू हुआ। डॉक्टरों ने मेरा चेकअप किया और भाभी को वही बताया जो मैं उन्हें पहले से बता रही थी। डॉक्टरों ने सही दवाइयाँ दी, जिससे कुछ हद तक स्थिति नियंत्रण में आ गई थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आगे ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना बच्चे और माँ दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है। गर्भवती महिला की सही देखभाल की जानी चाहिए और गलती से भी दोबारा इनका पति उनके साथ ऐसी हरकतें ना करे, यह बात डॉक्टर ने भाभी के सामने स्पष्ट रूप से कह दी थी। फिर हम घर लौट आए। अब भाभी बिल्कुल शांत थीं। फिर मैं ही पहले बात शुरू की। मैंने उनसे कहा, "भाभी, कुछ दिनों पहले मैंने आपको यही बताया था कि रात को तन्मय मेरे कमरे में आता है। वह सिर्फ पेट पर हाथ नहीं फेरता, बल्कि और भी गलत हरकतें करने की कोशिश करता है। लेकिन आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया। आज जो डॉक्टर ने कहा, उससे आपको समझ में आ गया होगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी।" तब भाभी ने मुझसे माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा, "नंदिनी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं दिया। पुरुष की नीयत कभी बदल नहीं सकती, यह मैं भूल गई थी। मुझे अपने प्यार में तन्मय पर पूरा विश्वास था। मुझे कभी भी नहीं लगा था कि वह ऐसा कुछ कर सकता है। आज सुबह वह जल्दी ऑफिस चला गया था, इसलिए मैं बातें उसके सामने नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं उसे रंगे हाथ पकड़कर सवाल ज़रूर पूछूंगी। भाभी ने मेरा साथ दिया। गर्भावस्था के दौरान मेरे साथ क्या-क्या हो रहा था, यह उन्हें भी समझ में आ गया था। मैं भी कभी नहीं सोची थी कि तन्मय ऐसा व्यवहार करेगा। गर्भावस्था में भी मैं इस तरह की गलत हरकतों का शिकार हो रही थी। आज रात भी जब मैं अपनी पीठ पर उसका हाथ महसूस कर रही थी, फिर कुछ ही देर में तन्मय ने फिर से अनुचित हरकतें करने लगा। फिर जब वह मेरे गाउन को नीचे करने लगा, तभी मैं जोर-जोर से चिल्लाने लगी। आज तो तन्मय ने हद ही कर दी थी। उसने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मेरी आवाज़ें बंद करने की कोशिश की। तभी कमरे की लाइट जल गई। लाइट जलते ही वह अपने चेहरे पर हाथ रखकर मुझसे दूर हो गया। खुद को संभालते हुए मैं बिस्तर से उठी। तब सामने जिस व्यक्ति को देखा, उसे देखकर मेरे और भाभी की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहां तन्मय नहीं बल्कि उसका दोस्त था। कुछ महीने पहले तन्मय मुझे और भाभी को अपने उसी दोस्त के घर पार्टी में ले गया था। वही दोस्त मेरे कमरे में था। भाभी ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। तब उसने सब कुछ बताना शुरू किया। वह कुछ बोल ही नहीं रहा था कि तभी तन्मय वहां आ गया। तन्मय यहाँ अपने दोस्त को देखकर हैरान था। उसने अपने दोस्त की कॉलर पकड़कर उसे वहां से ले जाने की कोशिश की,
लेकिन भाभी ने तन्मय को रोका और कहा, ये यहाँ कैसे आया और कब से आ रहा है? यह सब मैं जाने बिना इस नीच को मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगी। तन्मय अपने दोस्त को कुछ बोलने ही नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि तन्मय का इसमें हाथ है। तभी भाभी की आवाज इतनी तेज हो गई कि तन्मय भी एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। तन्मय के दोस्त का नाम प्रबल था। भाभी ने उससे सवाल किया तो वह बोलने लगा। उसने कहा, इस कमरे में आने का दूसरा रास्ता सबसे पहले मुझे तन्मय ने ही दिखाया था। तन्मय मुझे इस कमरे में लाया था। यह सब कुछ मैं नंदिनी के साथ पहली बार नहीं कर रहा हूँ। ये सब कुछ शुरू हुआ था नंदिनी को गर्भवती करने से। उसके पेट में पल रहा बच्चा भी मेरा है। तन्मय ने मुझे अपनी समस्या के बारे में बताया था। उसने मुझे बताया था कि वह कभी बाप नहीं बन सकता। यह सच कभी सामने न आए, इसलिए उसने मेरी मदद ली। उसकी जगह आकर मैंने नंदिनी को गर्भवती किया। तब से रात में नंदिनी के साथ तन्मय नहीं बल्कि मैं था। प्रबल की बातें सुनकर भाभी थर-थर कांपने लगी। दोष भाभी में नहीं बल्कि तन्मय में था और उसने यह बात शादी के बाद से छिपाकर रखी थी। उस दिन उसने अपने सारे झूठ का इकबाल कर लिया था। वह भाभी से माफी मांग रहा था। उसने कहा कि उसका सच कभी सामने न आए, इसलिए उसने अपने डॉक्टर दोस्त से भाभी का इलाज करवाया। तन्मय के कहने पर उसके डॉक्टर दोस्त ने भाभी को झूठ बताया कि वह कभी मां नहीं बन सकती। बाहर समाज में यह सच पता चलता तो उसकी बहुत बदनामी होती। इस डर से उन्होंने यह सब किया था। भाभी ने तन्मय को माफ नहीं किया। मेरे बच्चे के जन्म तक वह तन्मय के साथ एक ही घर में रह रही थी। बच्चे के जन्म के बाद मुझे वादा किए गए पैसे और घर दे दिया गया। उसके बाद भाभी उस बच्चे को लेकर अपने मायके चली गई। भाभी ने तन्मय से दूर जाकर उसको अच्छी सजा दी और प्रबल को भी भाभी ने जेल की हवा खिला दी। पति पत्नी के रिश्ते में झूठ का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि यह रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। इसमें शुरुआत से ही झूठ नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिश्तों में दूरियां पैदा होने में समय नहीं लगता। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी में।